क्लास 10 साइंस सेट ए। तो आइए अब हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज करेक्ट ऑप्शन इज बी गिव्स chlorine on exposure to atmosphere. Second question, study the given diagram carefully, identify X, Y and the type of reaction occurring. डायग्राम पे आप फोकस करेंगे देन यू विल कम टू नो कि ये जो डायग्राम है ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन। इट मींस ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तो आंसर में हो ही नहीं सकते। तो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। हमारा जो आंसर है वो ए और डी में से कोई एक रहेगा। फिगर पे फोकस करते हैं कि जो गैस है वाई, जो गैस है वाई वो है कैथोड में, और हमें पता है हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है हमें? कैथोड में। तो देखिए यहाँ पे सेकंड है हाइड्रोजन। इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज OH2 एंड डिकम्पोजिशन। Question number 3, which of the following reaction involve the combination of two elements? ऑप्शन बी पे आप फोकस करेंगे, सोडियम है जो कि एलिमेंट है, O2 ये भी एलिमेंट है और कंबाइन होके आपको दे रहा है Na2O, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, an experimental setup is shown in the figure, identify the metal X and gas Y respectively in the figure। इस फिगर पे आप फोकस करेंगे, देखिए यहां पे लिया गया है ग्लास वुल सोक्ड विथ वाटर, मेटल एक्स है जो कि अननोन है, और जो गैस यहां पे कलेक्ट हो रही है वो है वाई। बर्नर से आप हीट कर रहे हैं ग्लास वुल को, ग्लास वुल में वाटर है कन्वर्ट होगा स्टीम में। इट मींस यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो है मेटल प्लस स्टीम। हमें क्या पता है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट होता है स्टीम से, ये क्या देता है? इट गिव्स अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस से आप ये कह सकते हैं कि सर जो गैस है वाई ये तो हाइड्रोजन होने वाली है, राइट? इट मीन्स ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये एलिमिनेट हो चुका है। अब हमें जो फोकस करना है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पे। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लेटिनम है ये नोबल मेटल है, राइट? ये रिएक्ट नहीं करता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज जिंक एंड हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 5, beakers A, B and C contain zinc sulfate, silver nitrate and iron sulfate solutions respectively. Copper pieces are added to each beaker. Blue color will appear in case of, देखिए आपको कॉपर ऐड करना है जिंक सल्फेट में, सिल्वर नाइट्रेट में, आयरन सल्फेट में। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड आयरन, तो कॉपर जिंक और आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिल्वर से कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बीकर बी। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस व्हाट आर वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे जो सीरीज वाली क्वेश्चन रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन पे फोकस करना है। देखिए क्या कह रहा है, NaCl प्लस H2O ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन, CO2 गैस और अमोनिया हम पास कर रहे हैं, मतलब ये हो चुका है हमारा अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। और जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, दो प्रोडक्ट यहां से हमें मिलते हैं। एक प्रोडक्ट है हमारा दैट इज NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब अगर ये NaHCO3 को हम हीट करें तो ये देगा हमें Z, दैट इज
Na2CO3। और Na2CO3 में जब आप 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये देगा आपको Q, दैट इज Na2CO3 डॉट 10H2O, जो कि वॉशिंग सोडा है, जो किसके लिए यूज किया जाता है? रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको पूछा गया है कि आप बताइए डैट कि Y और Z क्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज NH4Cl एंड Na2CO3। गॉट इट? नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, प्रॉपरली फोकस कीजिए। CH4 है, ऑक्सीजन है, और आप हीट कर रहे हो। ठीक है, here CH4 is acting as a fuel and we know that burning of a fuel is known as combustion reaction। आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? हीट एंड लाइट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कंबशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का वो है क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन ए, फूड मटेरियल्स आर ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। करेक्ट स्टेटमेंट है, छोटा सा राइट लगा दीजिए। रीजन आर, ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड। सही बात है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन और रीजन जो है ये सही है। अब हमें देखना है कि ये जो रीजन है क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? देखिए, HCl गैस जो है वो ड्राई है और लिटमस पेपर भी क्या है? ड्राई। हमें क्या पता है कि कोई भी एसिड अपना नेचर कब शो करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ड्राई HCl gas does not show acidic character due to absence of H plus ion। अब H प्लस आयन क्यों एब्सेंस है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी का क्वेश्चन है 27, इसके दो पार्ट है, ए एंड बी। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स। SO2 में आप H2S सॉल्यूशन में आप पास कर रहे हैं SO2 गैस। ओके, क्या दे रहा है ये आपको? H2 एंड सल्फर। फॉर दिस रिएक्शन नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो इस इक्वेशन में अगर आप प्रॉपरली फोकस करेंगे देन यू विल कम टू नो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वहां पे सल्फर के साथ पहले ऑक्सीजन है, बट राइट हैंड साइड में जो सल्फर है वो अकेला है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। H2S हाइड्रोजन के साथ कौन है? सल्फर। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन के साथ कौन है? ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया हमारा H2S, सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया SO2। एक्सप्लेन, इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन एंड नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे H2S क्या है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस रिड्यूस्ड है SO2, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अ metal compound A react with dilute hydrochloric acid to give effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride। तो देखिए यहाँ पे मेटल कंपाउंड ए है, एसिड से रिएक्ट हो रहा है और इफरवेसेंस निकल रहा है। मतलब ये कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है? ये है मेटल कार्बोनेट
मेटल carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water, right? इफरवेसेंस बोला है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है। इसके साथ साथ जो गैस है वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रहा है। इट मीन्स हम जो सोच रहे हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हम सही सोच रहे हैं। ठीक है। अब मेटल कंपाउंड एक कौन सा होगा, तो उसके लिए यहाँ एक हिंट दिया गया है कि वो क्या, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। इट मीन्स वो कैल्शियम वाला कार्बोनेट होगा। तो हम कह सकते हैं दैट द कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा मेटल कार्बोनेट है। जब ये एसिड से रिएक्ट होगा HCl से, इधर में देगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इक्वेशन होगी CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो मेटल कंपाउंड ए जो आया हमारा वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी 28 में और क्वेश्चन है, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? देखिए, अगर आप इसके फॉर्मूले पे फोकस करते हैं अल्कोहल एंड ग्लूकोज के, तो देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इट मीन्स दैट HCl के पास भी हाइड्रोजन है, HNO3 के पास भी हाइड्रोजन है, अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन है और ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है, राइट? चारों कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ HCl और HNO3 एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे। द रीजन इज HCl and HNO3 produce H plus ion in aqueous solution, but alcohol and glucose do not produce H plus ion in their aqueous solution. अल्कोहल और ग्लूकोज के पास H प्लस आयन देने की क्षमता नहीं है, दैट्स वाई वो एसिडिक कैरेक्टर अपना शो नहीं करेगा। दैट्स वाई दे आर। क्वेश्चन नंबर 34, दो पार्ट है ए एंड बी। ए, व्हाई डज कार्बन कैनॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, हाउ डज इट एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। टू बिकम स्टेबल, कार्बन के पास अभी दो पॉसिबिलिटी है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनाता है C4 प्लस आयन, बट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इजीली चारों इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले एंड फॉर्म C4 माइनस आयन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और C4 माइनस आयन बनाता है, तो उसके न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा दैट विद जस्ट 6 प्रोटॉन्स वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे। इसीलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है। तो अब उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है दैट कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन, इथेनॉइक एसिड। तो आपको यहाँ पे इथेन, इथीन और इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आप देख सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। ठीक है, प्रॉपर आपको इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं, और पार्ट 34 का। और ए, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आपको कोई भी दो प्रॉपर्टीज पूछी गई है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी,
टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड आइसोमेरिज्म। आप कोई भी दो प्रॉपर्टी लिखेंगे। Why do micelle formation take place when soap is added to water? And why are micelles not formed when soap is added to ethanol? Right? तो सबसे पहले आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। दैट जो सोप है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। सोप इज इनसोल्यूबल इन वाटर। दैट्स व्हाई सोप विल फॉर्म मिसेल इन वाटर। इथेनॉल की अगर हम बात करें, सो इथेनॉल इज सोल्यूबल, सोप इज सोल्यूबल इन इथेनॉल। सिंस सोप इज सोल्यूबल इन इथेनॉल, तो वो मिसेल फॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट? ठीक है, इट इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस ऑफ सोप्स गेट्स एग्रीगेटेड एंड फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहा है? क्योंकि वो इनसोल्यूबल है। आपको पता है कि सोप के दो पार्ट है, एक है हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक। Soap has hydrophobic, which dissolve in hydrocarbon part, and hydrophilic part which dissolve in water. इथेनॉल जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, therefore micelles are not formed because hydrocarbon part gets attracted towards ethanol and ionic ends will not dissolve in alcohol. ठीक है, इसका सबसे सिंपली explanation है that soap is soluble in ethanol, that's why it will not form micelle, and soap is insoluble in water, that's why it form micelle in water. Okay, section E, केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन। आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज दिया है आपको। द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज शोन इन द बॉक्स। स्टडी दिस टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सीरीज एंड रिलेटेड स्टडीड कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, व्हाई? आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर की पोजीशन। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इट मींस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कॉपर इज अनेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन मैग्नीशियम? आपको पूछा गया है क्या हम कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम में स्टोर कर सकते हैं? देखिए, मैग्नीशियम और कॉपर की बात की गई, मैग्नीशियम और कॉपर की बात की गई है। राइट? यहां पे हमें क्या पता है? दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिंस मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so magnesium will displace copper from its salt solution. ठीक है, that's why we cannot store copper sulfate in magnesium container. Next, what happens when zinc is added to copper sulfate solution? Give reason. Again reactivity series पे फोकस करेंगे। देखिए क्या समझ में आ रहा है। जिंक और कॉपर की बात की गई है, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको मिलेगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ओके, और वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन सिल्वर कंटेनर? गिव रीजन। देखिए, कॉपर सल्फेट और सिल्वर की बात की गई है। देखिए यहां पे है कॉपर, यहां है सिल्वर। इट मींस सिल्वर इज लेस reactive than copper. Since here silver is less reactive than copper, so silver is unable to displace copper from its salt solution. ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट को सिल्वर में स्टोर कर सकते हैं। ओके, so the correct answer is yes, because silver is less reactive than copper, therefore no reaction will take place. Silver cannot displace copper from CuSO4 solution.
हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th सेट ए साइंस पेपर का फिजिक्स सेक्शन। ओके, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन ए में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन में सबसे पहले है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का देखिए फोकल लेंथ दिया है आपका 20। ओके, और आपको बोलता है कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है 40 पे, मतलब और 20। तो सीधी बात है, आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो गया है? एट सी। और हम जानते हैं ये है डायग्राम नंबर 3 मिरर का। ये है डायग्राम नंबर 3, जहां पर जब भी हम ऑब्जेक्ट को एट सी रखते हैं तो आपका इमेज बनता है, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। 15 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉज्ड बाय अ सोलेनॉइड आर, ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं, आर कर्व, स्टार्ट एट नॉर्थ एंड एंड एट साउथ, फॉर्म्स अ क्लोज लूप एंड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो जैसे आपको पता है कि जो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट। ओके, तो इट बेसिकली फॉर्म्स अ क्लोज लूप। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा सी। नाउ सेक्शन ए में एक और एमसीक्यू रहता है इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन। तो फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है, बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली एक्टिव गैसेस। ओके, तो ये जो ऑप्शन है दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि यहां पर आपका जो बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो बेसिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव गैसेस फिल की जाती है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है यही फॉल्स हो गया। और अगर पहला ही ऑप्शन फॉल्स हो गया तो देन द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स डी, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर है डी। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको फिजिक्स के दो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो यहां पर हमें सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे at the point of incidence and the normal all lies in the same plane for the given medium. Okay, और दूसरा है, ठीक है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant for the given color and for the given pair of media. तो यहां पर एक फॉर्मूला आ जाएगा, मैथमेटिकली हम इसको लिखे तो sin r upon sin r is equal to n, ठीक है, n is a constant called refractive index। और यहां पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं n/1, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, और हमसे लास्ट में एक और चीज पूछा था कि राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आप यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक फॉर्मूला नजर आता है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज c, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज v। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, how will you use the two identical prism so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light and draw the diagram। ठीक है, तो हमें पूरा एक्टिविटी का डायग्राम बनाने को कहा है, तो यहां पर हम डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द टू आइडेंटिकल प्रिज्म, वन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो आप यहां देख सकते हैं एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, फिर उस पर डिस्पर्जन हो जाता है, ठीक है, रेड और वॉयलेट कलर हो जाता है, वापस से यही रेड और वॉयलेट इंसिडेंट होता है आपके प्रिज्म नंबर 2, दैट इज ऑलरेडी इन्वर्टेड, फिर वापस ये रेड और वॉयलेट कलर, ठीक है, कंबाइन होके फिर से बन जाते हैं व्हाइट लाइट।
तो दिस इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 25 में एक ऑप्शन भी होता है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो 25 का एक ऑप्शन था व्हाट इज रेनबो एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, हम कोशिश करें कि जो रेनबो का जो आंसर है वो पॉइंट वाइज लिखे। ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखे, क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क हम डायग्राम को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी आपके पास मेंशन है, रेनबो की थ्योरी है। ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखिए और ध्यान रहे कि हर पॉइंट्स के बीच में एक लाइन का गैप हो। ओके, तो 3 पॉइंट्स मिनिमम और डायग्राम, यहां डायग्राम में भी आप देख सकते हैं किस तरह से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहां पर आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है वो खुद बिहेव करता है एक ग्लास प्रिज्म जैसे। तो जैसे ही व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है या सनलाइट इंसिडेंट होती है वाटर ड्रॉपलेट पे, तो देर 3 फिनोमिनन्स उस पर एक्ट करते हैं। एक है रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन, और यहां पर आप देख सकते हो कि इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ओके, तो उस वजह से आपके 7 कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं, और 7 कलर्स जब बाहर आते हैं, ठीक है, फाइनली इन दी एंड वंस अगेन रिफ्रैक्शन होता है, और हमारे आंखों में आप देख सकते हैं टोटल इस बैंड ऑफ 7 कलर्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह का रेनबो फॉर्मेशन होता है। कोशिश करें, फिर से एक बार बोल रहा हूं, आंसर पॉइंट वाइज लिखिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट्स के बीच में आप एक लाइन का गैप रखिए। एंड प्लीज ट्राई टू ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड, जैसे डिस्पर्जन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, हमें यह भी बताया जाता है कि जो सन है दैट इज टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करिएगा। चलिए, नाउ प्रोसीड टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको फिजिक्स के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33। यहां पर कोई भी इंटरनल चॉइसेस नहीं दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इजी दिखाई दे रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा पहला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। तो यहां आंसर भी है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because they have very low resistance or low resistivity. Okay, तो सिंपल आंसर था। Why is tungsten used for filament of electric lamps? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हमने यहां पर सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं। टंगस्टन को हम लोग इलेक्ट्रिक लैंप्स में इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, एंड लास्ट उसका सब क्वेश्चन है, व्हाई इज लेड टीन एलॉय यूज्ड फॉर फ्यूज वायर्स। तो रीजन बहुत ही सिंपल है, हमने भी यहां पर सिर्फ कीवर्ड मेंशन किया है। लेड टिन एलॉय इज यूज्ड फॉर फ्यूज वायर बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक्सप्लेन वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इफ। ओके, सब क्वेश्चन है, इफ इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल को रखा है, हम सब जानते हैं अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अभी फिलहाल हमें पहले क्वेश्चन में दिया कि आपका वो पार्टिकल फिलहाल रेस्ट पे है। तो इसका हमसे पूछा है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट करेगा क्या। द आंसर इज नो, सिंस अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, सो इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके सब क्वेश्चन बी पे चलते हैं। इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे बच्चों आप जानते हैं कि जब भी अपन पैरेलल रहेंगे फील्ड लाइन से, तो आपका फोर्स मिनिमम रह सकता है या फिर जीरो रह सकता है। तो यहां पर भी हमारा आंसर होगा नो फोर्स विल एक्ट बिकॉज व्हेन करंट एंड फील्ड आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स जीरो। ठीक है, पर अगर आपको बोला गया है कि अल्फा पार्टिकल अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है, तो सभी जानते हैं परपेंडिकुलर फोर्स जब रहेगा, ठीक है, तो उस पर आपका फोर्स मैक्सिमम रहेगा। तो द आंसर विल बी यस, बिकॉज व्हेन करंट एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने यहां जाना
पैरेलल कंडीशन के लिए आपका जो फोर्स है दैट इज 0, और परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए हमने देखा कि फोर्स विल बी मैक्सिमम। ओके, चलिए सेक्शन इसमें हम देखते हैं सेक्शन का अगला क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर दो सब क्वेश्चंस है। ए है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो द पाथ फॉलोड बाय नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो यहां पर हम देख सकते हैं ग्लास प्रिज्म का पूरा एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो हमें पूरा डायग्राम बनाना है, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और डायग्राम शुड बी वेल लेबल्ड। जैसे हम देख रहे हैं हर एक हमने एंगल्स, हर एक रेस को हमने यहां पर लेबल किया है। ओके, हमसे एक और इसका सब क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ दिस बीम इज रिप्लेस्ड बाय नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, तो हम इसके आंसर को यहां देखते हैं। When a narrow beam of white light passes through a prism, it emerges as a spectrum of component of white light. मतलब यहां एक सिंपल बात बता देते हैं, यहां पर डिस्पर्जन होगा, ठीक है, और ये डायग्राम होगा। जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान रखिए इट शुड बी वेल लेबल्ड। ठीक है, प्लीज डोंट यूज शॉर्टकट्स। हम विग्योर नहीं लिखेंगे, हम हर एक कलर का फुल नाम लिखेंगे। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिए कि आप प्लीज एरोज बनाए, हर एक डायग्राम में एरो होना बहुत कंपलसरी है, वरना आपको जीरो भी मिल सकता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में फिजिक्स का एक ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 36, और उसके इंटरनल चॉइसेस होते हैं। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं इसका सब क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम देख रहे हैं पहला पार्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम derive the formula for equivalent resistance of for three resistance connected in series। तो हमें यहां पर सीरीज का डेरिवेशन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहां हम आपका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन की शुरुआत जनरली कंसिडर से ही होती है। तो कंसिडर थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका फिगर देख पाएंगे। The circuit has a cell of voltage V which supplies the current I, ठीक है, that is in ampere। यहां पे हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम यहां दिया है। ठीक है, हम सर्किट डायग्राम हो सके तो कंसिडर के पैराग्राफ के बाद ही बनाएंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। When I flows through the circuit, it remains same। जैसे हम सब जानते हैं सीरीज में आपका जो करंट रहता है दैट इज सेम। ओके, but the potential difference get distributed in the three resistances, that is V1 V2 V3 across the R1 R2 R3 respectively। तो हम यहां पर इंडिविजुअली लगाएंगे अब सबको ओम्स लॉ। टोटल V टोटल I टोटल R, दैट बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से हम R1 R2 R3 के लिए भी हम निकाल लेंगे। V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। तो हम इनको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। हम ये भी जानते हैं कि आपका जो टोटल V है, ठीक है, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 5। हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 को कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। IR हो जाएगा IR1, ठीक है, प्लस IR2 प्लस IR3। राइट हैंड साइड में से हम I को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो IR हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3, और फाइनली बन जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर हमारा इक्वेशन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं if two or more resistances are connected in series then the total resistance of the circuit is equal to the sum of individual resistances। और अगर हमें ये भी बोल दिया है कि if n resistances are connected in series, total resistance इस फॉर्मूले से दिया जाता है, या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं RS will be n times of R। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन पार्ट हुआ। 36 का ये हमारा सबसे पहला पार्ट था।
ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 36 का 1 कवर किया है। अब हम आते हैं 36 के 2 पर। एक सिंपल न्यूमेरिकल दिया है और उसके 3 सब क्वेश्चंस पूछा है। तो आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो हम देख रहे हैं 5 ओम जो है इट इज कैरिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट, R2 10 ओम है, R3 आपका 15 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो R1 दिया है 5, R2 10, R3 15। और हमने ये भी देखा कि आपका जो R2 और R3 था वो दोनों एक में एक से कैसे कनेक्टेड था, पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसी कॉम्बिनेशन का हमने पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, यानी हमने निकाल लिया आरपी। तो 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 हमने सॉल्व किया फाइनली। तो देखो हमारा आरपी यानी उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली हमारे सामने आ जाता है 6 ओम। और फिर ये 6 ओम हमारे R1 के साथ कैसा है, सीरीज में, इसलिए हमने देखो आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस आर पी या आर, तो 5 प्लस 6 दैट बिकम्स 11 ओम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला यहां पर आंसर आ गया है। हमसे उसने पूछा था व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा वही था शायद, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है और बीसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। जैसे हम जानते हैं कि बी और सी में ये दोनों आपके जो रेजिस्टेंस है वो एक में एक से पैरेलल लगे हुए हैं। ओके, तो चलिए हम इसका भी आंसर देखते हैं। तो बी में लिखा है V इज इक्वल टू आई आर वन। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर वन। तो I आपका 1 एम्पियर था। ठीक है, R था आपका पहला R1 था 5, तो आपका R मतलब V1 हो जाएगा 5 वोल्ट। और उसी तरह से आप एक काम करिए, जैसे आपको पता है कि आपका टोटल वोल्टेज कितना है 11 वोल्ट। अब 11 में से 5 चला गया तो बचा कुचा क्या बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बचा कुचा बन जाएगा बेटा 6। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर वापस में जाऊं तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये आपका टोटल हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया आपका टोटल मिला के 6 वोल्ट। तो टोटल बन गया आपका 11। ठीक है, और यहां का हमने देखो अभी 2 प्रश्न सॉल्व कर दिए। अब हमारा लास्ट है व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स। ओके, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो V2 हो जाएगा I1 R2, क्योंकि करंट सेम है। ठीक है, तो I1 हो जाएगा V2 बाई R2 6/10, 0.6 आ गया। ठीक है, हमारा I2 आ गया ये। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे अपना नेक्स्ट, ये आपका मतलब ये हम लोग अभी कहां से निकाल रहे हैं बेटा, ये हम लोग यहाँ के करंट्स निकाल रहे हैं, अदर टू, यानी ये वाला करंट निकाल रहे हैं अभी हम लोग और ये वाला करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी सबसे पहले ये वाला करंट निकाला। देखिए अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन में देख सकते हैं, अभी हमने 6/10 यानी हमने R2 वाला वैल्यू निकाला और यहां पर हम लोग फिर से एक और निकालेंगे I1 I2 में। ठीक है, V2 अपॉन R3, तो 6/15 वो आ गया 0.4। तो फाइनली देखिए अगर मैं डायग्राम में वापस जाऊं तो जैसे हम जानते हैं कि यहां पर टोटल करंट कितना था 1 एम्पियर। हमें पता है कि सीरीज में भी टोटल 1 एम्पियर रहेगा। तो अभी हमने अभी देखा कि ऊपर वाले का आंसर आता है हमारा 0.6। ठीक है, हमारा ऊपर वाले का जो आंसर आया है दैट इज 0.6 एम्पियर और इसका आया है 0.4। तो दोनों कंबाइन होके देखिए वापस क्या बन रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट विल रिमेन सेम। ठीक है, सब डिवीजन अलग अलग हो गए पर करंट सेम रहेगा। तो ये हमारे 36 का इंटरनल चॉइस का फर्स्ट हाफ था। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था। ठीक है, जो कि काफी इजी था। बेटा देखो जब इंटरनल चॉइसेस रहते हैं तो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटजी। जो आपको जो सबसे पहले पेपर को 10 मिनट पढ़ने दिया जाता है, ठीक है, उसी वक्त आपको स्ट्रेटजी बनाना है कि कौन सा इंटरनल चॉइस आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा इंटरनल चॉइस आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स देगा और उसमें आप लिखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो इंटरनल चॉइस बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके,
तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 36 के हम और पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन दिया है, इट्स अ क्लोज पाथ along which an electric current flow is called electric circuit. ओके, फिर हमसे इसी में एक सब क्वेश्चन पूछ लिया, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। हम सब जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है वो होता है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो यहां पर हमने 3 डिवाइसेस के नाम दे दिए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ एक और क्वेश्चन, व्हेन डू वी से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। तो यहां पे हमसे 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं it is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in bringing a positive charge of 1 coulomb from one point to another। जब भी आप 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछे तो प्लीज ये फॉर्मूला जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप ये फॉर्मूला मेंशन नहीं करते तो आपके -½ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हमारा एक सिंपल न्यूमेरिकल दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, हमें देखिए चार्ज दे दिया है 2 कूलम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 110 वोल्ट एंड 25 वोल्ट। सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कैसा निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बड़ा माइनस छोटा। तो यहां पे हम देख सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, दैट इज 110 माइनस 25। ठीक है, हमने देखो अभी बोला था पोटेंशियल डिफरेंस ये करेंगे, तो हमने यहाँ पे V2 माइनस V1 कर लिया। ओके, तो V हो गया आपका 110 माइनस 25 इंटू 2, हमारा Q 2 कूलम था, तो ये आ गया 85 इंटू 2 और हमारा आंसर देखो कितना सिंपल तरीके से आ गया। तो अगर हम बेटा 36 के चॉइसेस को देखें और उसका पहला पार्ट देखें तो काफी लेंदी था, और सेकंड पार्ट अगर हम देखें इसका और का पार्ट वो काफी इजी था। इसलिए फिर एक बार बता दूं, जब आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का जो 10 टू 15 मिनट्स मिलता है, आप प्लीज उसमें स्ट्रेटजी पहले से ही डिफाइन कर लीजिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए मैं अपने फिजिक्स के लास्ट सेक्शन पर आता हूं, सेक्शन ई में। यहां पर हमें मिलता है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और केस बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास है फिजिक्स का रहता है क्वेश्चन नंबर 39। तो यहां पर हमें काफी बड़ा पैराग्राफ दिया रहता है और उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार ये केस जो पैराग्राफ दिया है इसे रीड कर लीजिएगा। हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, in which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, भले देखो हमें कहीं कहीं उसकी वैल्यूज नहीं पता। ठीक है, यहां पर हमने वैल्यू दे दी है बट क्वेश्चन में कहीं नहीं पता और आपको शायद उस समय नॉलेज भी नहीं रहेगा, तो बेटा बेहतर है कि हम कुछ वैल्यूज को थोड़ा लर्न कर ले। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं। ठीक है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, वाटर का होता है 1.33, मस्टर्ड ऑयल जो होता है दैट इज 1.46 और ग्लिसरीन जो होता है दैट इज 1.74। ठीक है, तो हमसे यहां पे पूछा था कि सबसे ज्यादा लाइट बेंड कहां होगी। तो इन चारों में से अगर हम रीडिंग्स को अच्छे से पढ़ लिया है तो समझ में आ रहा है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, वो मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ग्लिसरीन इज मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर, इसलिए लाइट सबसे ज्यादा बेंड कहां पर होगी, ग्लिसरीन में होगी। ओके, चलिए मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, बी वाले पार्ट में। फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of refraction in three different media A, B, C are 150, 25 and 35 respectively. In which medium the velocity of light will be minimum। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल्स एक बार फिर से, 150, 25 एंड 35 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, द आंसर विल बी इन मीडियम बी। रीजन भी है बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयर मीडियम। ठीक है, तो जितना लाइट हमारा कम बेंड होगा
ठीक है, उतनी ज्यादा स्पीड उसकी हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए एक थियोरेटिकल हमसे क्वेश्चन पूछा है उसके सी वाले में। ठीक है, टेक्स्ट बुक से ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अ स्टिक partially immersed in water या partly immersed in water appears to be bent at the surface of water। तो ये सब अपन जानते हैं बेटा कि आपका जो हाफ पार्ट है स्टिक का वो एयर में रहेगा। ठीक है, उसका बॉटम पार्ट बॉटम में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटली आपका क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला प्रोसेस रहेगा। तो इस चीज को डायग्राम के साथ थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करके लिखिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क का है तो 2 मार्क के हिसाब से ही आपको उसको लिखना है। ठीक है, चलिए हम इसके सी वाले में एंटर करते हैं। इसी का ऑप्शन रहता है। ठीक है, या तो आप ये वाला ले सकते हैं स्टिक वाला क्वेश्चन, या इसका एक और वाला है ज्यादा इजी है। तो हमें वहां दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। एयर टू ग्लास जब लाइट जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और हमें एयर की स्पीड यानी वैक्यूम की स्पीड दी है 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। हमें वैल्यू दिया है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, तो फाइनली हमारी ग्लास का आंसर क्या आ जाता है, 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो काफी काफी सिंपल था। मैंने अब भी कहा बेटा चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसके ऊपर में शॉर्ट नोट था, उसमें डायग्राम भी बनाना था, यहाँ डायग्राम नहीं बनाना था, सीधा न्यूमेरिकल था, काफी इजी था। तो चॉइस की स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां मेरा फिजिक्स का सेट ए का पूरा एक एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट होता है। प्लीज बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से पेपर लिखिए। ठीक है, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, एंड टाइम मैनेजमेंट। जितना कम टाइम में हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा होगा आपके लिए, तो ताकि स्टूडेंट, आप हम आज टेस्ट सीरीज 2024 का साइंस का सेट ए का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इन दैट हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी का पेपर। बायोलॉजी में हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अभी हमें यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे कुछ ऐसा शो किया है जो हमें हाईलाइट हो रहा है कि लीफ से और लीफ में से वाटर वेपर निकल रहे हैं और वाटर ये डाउन टू अपवर्ड आ रहा है। यानी ये कौन सा प्रोसेस है हमारे लिए, ये है हमारे लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो हमें कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन क्रिएट a suction force which pull water inside the plant और ड्यू टू दैट ये क्या हो रहा है, लीफ में से इवेपोरेट होते हुए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अदि, अश्मी, अलंकृता एंड विकास लेबल द पार्ट ए बी सी एंड डी ऑफ नेफ्रॉन, आइडेंटिफाई द चाइल्ड हु लेबल अ करेक्टली। अभी हमें डायग्राम दिख गई, डायग्राम में हमें 4 स्टूडेंट नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ यहाँ पे 4 स्टूडेंट है जो एबीसीडी को लेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, जो वुमेन कैप्सूल है, राइट है। सेकंड, अश्मी ने भी क्या किया है, ए जो ग्लोमेरुलस शो किया है, दैट्स मीन ये गलत हो गया है। अलंकृता ने भी क्या शो किया है, ए को ग्लोमेरुलस शो किया है, दैट्स मीन ये भी रॉन्ग हो गया है। बट विकास ने जस्ट लाइक अदिति शो किया है, ए इज अ वुमेन कैप्सूल, दैट्स मीन अदिति या फिर विकास में से कोई एक राइट हो सकता है। बी, दोनों का भी सेम है, ग्लोमेरुलस। सी, अदिति ने शो किया है ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड विकास ने शो किया है कलेक्टिंग डक्ट, दैट्स मीन विकास का सी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। बट अदिति के चारों भी ऑप्शन क्या है, राइट, दैट इज ए इज वुमेन कैप्सूल, B is a glomerulus, C is a tubular part of nephron, and D is a collecting duct. That's mean Aditi is a right and our option A is a correct answer. Observe the diagram, question number 10. Observe the diagram and name the gland that secrete both enzyme and hormone. हमें डायग्राम में दिए है A, B, C, D और ऐसा ग्लैंड बताना है जो एंजाइम भी सीक्रेट करे और हार्मोन्स भी सीक्रेट करे। तो हम अगर इस बारे में सोचते हैं तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए, सी।
Why C? C is a pancreas. C क्या है ये? पैंक्रियाज है, जो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि पैंक्रियाज ये पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है, जो कंटेन करता है अमाइलेज। क्या कंटेन करता है? अमाइलेज। एंड पैंक्रियाटिक पैंक्रियास ये एक हार्मोन भी सिक्रेट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन। इज दैट क्लियर? दैट्स मीन आवर ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, come toward the question number 11. In the following figure, different stages of binary fission in amoeba are depicted. Which of the following stage show the division of parent amoeba of two daughter amoeba? अभी इसमें हमें बताना है कि parent amoeba टू डॉटर अमीबा में जब शिफ्ट हो रहा है वो स्टेप बताना है। तो हम अगर अच्छे से देखेंगे तो ऑप्शन डी ये है, जो पेरेंट अमीबा आपको दिख रहा है कि डिवाइड हो रहा है टू डॉटर अमीबा में। इज दैट क्लियर? दैट्स मीन आवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. The given figure show that child has attached earlobe. दिख रहा है डायग्राम में आपको? तो हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन अटैच earlobe is a recessive trait. Option B, both parents have attached earlobe. Option C, mother has attached earlobe. Option D, father has attached earlobe. अगर हम ये ट्रेट के हिसाब से जाए, दिस इज अ रेसेसिव ट्रेट। विच ट्रेट? रेसेसिव ट्रेट, जो हमें शो करता है अटैच्ड ईयरलोब। दैट्स मीन आवर ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. A farmer grows pea plant in a two field, X and Y. फार्मर ने पी प्लांट लगाया फील्ड में, कौन? एक्स फील्ड एंड वाई फील्ड में। एक्स फील्ड एक्स प्रोड्यूस प्लांट विथ राउंड सीड। फील्ड एक्स में कौन से प्लांट है? राउंड सीड वाले। एंड फील्ड वाई प्रोड्यूस प्लांट विथ रिंकल सीड। It was observed by him that in field X, the offspring show only round seed for a number of generations, whereas in a field Y, majority of offspring show variation in the progeny. Select the correct row, show the correct reason for above observation. अभी दो फील्ड है यहाँ पे, which X and Y. हमें वेरिएशन कौन से फील्ड में देखने के लिए मिल रहा है? Y फील्ड में। हमें y फील्ड में वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, x फील्ड में वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दैट्स मीन x फील्ड कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करते जा रही है और वेरिएशन y में दिख रहा है, तो यहाँ पे y फील्ड में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखो कि वेरिएशन के हिसाब से फर्स्ट फील्ड में सेल्फ पॉलिनेशन है एंड बी फील्ड में क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. नेम द प्रोसेस शो इन द अबव फिगर। ठीक है, ये अभी फिगर शो की है। ये फिगर में हमें दिया है डीटीटी। अभी ये डीटीटी हमें पता है क्या है? दिस इज अ टॉक्सिक प्रोडक्ट। ये इंसेक्टिसाइड है जो हम जनरली फार्मिंग में यूज कर रहे हैं। फार्मिंग में अगर हमने इसे डाला है फील्ड में, तो ये इरिगेशन के थ्रू या फिर रेन के थ्रू वाटर बॉडीज में एंटर होगा। वाटर बॉडीज से वन लेवल से अनदर लेवल ये जाते जा रहे हैं और फाइनली ये हमें कहाँ पे मिल रहा है? ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज और सेल्स, कहीं पे भी हमें ये दिखते जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे फूड चेन में एंटर हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो हमारा आंसर कौन सा सही होना चाहिए? सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, assertion and reason basis question. Question number 18. A person has lost most of his intelligence, memory, and judgment. This is assertion. And reason, he has been operated for a tumor located in their cerebrum. Answer D is a right answer. Assertion false है and reason is a true.
Next, question number 19, assertion. Biological magnification is the increase in the concentration of harmful chemical substances in the body of living organism at each trophic level of a food chain. Reason, transport of food in phloem takes place by the process of diffusion. In that, correct option is a C, that is assertion is a true and reason is a false. Next, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका आता है सेक्शन बी में से 2 मार्क्स के लिए. इन दैट हाउ इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज डिफरेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट. ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, वाटर एंड मिनरल इन प्लांट ये एब्जॉर्ब हो रहा है आपका कहाँ से, सॉइल से. ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टोमाटा ऐसे टाइम में डे टाइम में क्या है हमारा, ओपन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर आपका कहा जा रहा है सॉइल टू लिव. ठीक है, ये सॉइल टू लिव जा रहा है, वो अपवर्ड आते जा रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट. और नाइट में क्या होता है, हमारा स्टोमेटा प्लांट का क्या होता है, क्लोज्ड होता है. नाइट टाइम में रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर ड्यू टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये कहाँ पे आ जाता है, रूट हेयर में जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन रूट एंड सॉइल कॉजेज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, रूट और सॉइल में जो कॉन्सेंट्रेशन आयन का डिफरेंस है वो आ जाता है, जिसके वजह से रूट प्रेशर पे इफेक्ट होता है और वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एट द नाइट. ठीक है, दिन में स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, बट नाइट के टाइम में ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता क्योंकि स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म इन द अपर एटमॉस्फेयर. अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है, तो अपर एटमॉस्फेयर में जब ओजोन लेयर फॉर्म होती है तो यहाँ पे होता है फोटो डिकम्पोजिशन. ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, O2 is converted into O plus O. Then this single O is combined with the O2 and form O3. ठीक है, इस तरह से ओजोन लेयर फॉर्म होती है अपर एटमॉस्फेयर में. इज दैट क्लियर. 23 क्वेश्चन के लिए आपके पास अगेन एक ऑप्शन है और में क्वेश्चन पूछा जाता है. To discard the household waste, we should have to separate dustbin, one for the biodegradable waste and other for the non-biodegradable waste. Justify this statement, suggesting the proper way of disposal of this waste. अभी हम जब घर में हमारा डिस्कार्ड यानी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इन्होंने ऐसा बोला है कि हमें वो दो इसमें डिस्कार्ड करना चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल में डालना चाहिए और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालना चाहिए. तो ऐसा क्यों करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं कर सकते. अगर ऐसे में हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक कर दिया तो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग डस्टबिन में डालना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सिर्फ अलग डस्टबिन में डालना चाहिए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में एंड एज अ मैन्योर हम उसे फार्मिंग में यूज कर सकते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल को पहले हमें ट्रीट करना होगा, फिर उसको क्या करना होगा, हमें डिस्पोज करना होगा. ठीक है, तो इस तरह हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को घर में अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, नेम द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, also mention the name of endocrine gland from which that hormone is secreted. तो हमें क्या हार्मोन्स के नाम बताने हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं जहां से वो सीक्रेट होता है. लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज कौन कौन करता है, इंसुलिन, और ये कहाँ सीक्रेट होता है, पैंक्रियाज में. ठीक है, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड ब्रिज इन ह्यूमन मेल, बियर्ड इन अ ह्यूमन मेल. तो ये
कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरॉन, एंड इट प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्टिस. Come toward the question number 29. This question number 29 is from section C. ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए अपन कंसीडर करते हैं इसे. सेक्शन इसमें ए और बी दो दिए हैं हमें. 29 में ए और बी ऐसे दो क्वेश्चन दिए. ए, नेम अ प्लांट हार्मोन. कट लीफ रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्गर टाइम व्हेन डीप इन हार्मोन. ऐसे हार्मोन का नाम देना है कि हमने लीफ को कट करने के बाद भी हम अगर वो हार्मोन में लीफ डाल रहे तो लीफ क्या रहेंगी? हमारी ग्रीन रहेंगी. तो वो कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन, बिकॉज ये शेल्फ लाइफ बढ़ाता है. क्वेश्चन बी, व्हाट नेम इज गिवन टू द distributing vessels and collecting vessel of the circulatory system? Write a difference between them. Distributing vessels ये आपकी होती है आर्टरीज. आर्टरीज ये आपकी डीप में होती है और जनरली ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाती है. ठीक है. एंड कलेक्टिंग वेसल्स इज अ वेन. ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है. ठीक है. तो इसमें डिफरेंस बताना है. आर्टरीज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट से और पूरे बॉडी को प्रोवाइड करता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के. एंड वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है बॉडी से, ठीक है, और हार्ट के पास लाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वे. आर्टरीज आपकी थिक एंड इलास्टिक होती है. व्हेन ये थिन और लेस इलास्टिक होती है, आर्टरी बहुत डीप में प्रेजेंट होती है. व्हेन ये आपको सुपरफिशियली दिखती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. Differentiate between biodegradable and non-biodegradable substance with the help of one example each leads to change in habits that people must adapt to dispose non-biodegradable waste for saving the environment. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में हमें क्या एक डिफरेंशिएट करना है, उसका एग्जांपल देना है. ठीक है. और एनवायरमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, इसके बारे में हमें बताना है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है अपना ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर, दैट इज बैक्टीरिया, स्पाइरो वगैरह. ठीक है. जैसे एग्जांपल क्या दिया है? ह्यूमन एक्सट्रैक्ट है, वेजिटेबल्स है, ये सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सिंपल सब्सटेंस पे कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. इसे हम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड ग्लास. तो हमें क्या हैबिट होनी चाहिए ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़े नहीं? तो पहली हैबिट, यूज ऑफ सेपरेट डस्टबिन, बायोडिग्रेडेबल के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए. और दूसरा, रीयूज करो पॉली बैग का, या तो फिर पॉली बैग के जगह कॉटन या फिर जूट की बैग अगर हम यूज करेंगे तो हम हमारे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं. Is that clear, all of you? Next, come toward the question number 35. Question number 35, it is from section D. ये section D से आता है आपका. Next, Suniti, draw the human female reproductive system as shown in the given diagram, but forget to label it. सुनीति ने डायग्राम तो निकाल ली है बट इसे लेबल करना भूल गई है. रीड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट. हमें डायग्राम फिर से ड्रॉ करनी है और हमें उसे लेबल करना है. वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अभी यहाँ इन्होंने ऐसा पूछा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो हमें पता है फर्टिलाइजेशन ऑकर इन अ फैलोपियन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है आपका? फैलोपियन ट्यूब में. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डेवलपमेंट ऑफ एग ऑकर. कहाँ पे होता है? इन दी ओवरी. कहाँ पे? ये ओवरी में. ओवरी, दिस इज फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. वेयर फर्टिलाइज गेट इम्प्लांटेड. ठीक है. फर्टिलाइज एग कहाँ पे इम्प्लांट होता है? यूटेरस पे. कहाँ पे हो रहा है? यूटेरस. नेक्स्ट, what is the other name given to part A. हम part A, that is a fallopian tube को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? उन्होंने पूछा क्या है? ओविडक्ट. which क्या है ये? ओविडक्ट. नेक्स्ट,
सेकेंड क्वेश्चन, राइट वन मोर फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क एज अ बी। आपने जो बी को मार्क किया है, बी कौन सा है हमारे लिए? ओवरी। ठीक है, ये जो है ओवरी, ये क्या है हमारे लिए? हमने क्या मार्क किया था इसे? बी। तो उसका फंक्शन देना है। तो इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीट द हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेंगी, जो हमें चेंजेस शो करेंगी गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में। किसमें चेंजेस शो करने वाली है? गर्ल्स में। कब? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कम टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द चेंज द पार्ट मार्क सी अंडरगोस। ठीक है, अभी हमने सी किसे बोला था? यूटेरस में, यूटेरस। ठीक है, दिस इज सी। ठीक है, ये है हमारा यूटेरस। इसे, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट, टू रिसीव द जाइगोट। अगर इसने जाइगोट रिसीव किया तो क्या हुआ? तो वी नो दैट द यूटेरस हर मंथ प्रिपेयर रहता है, एवरी मंथ, टू रिसीव एंड नेचर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को यहाँ पे नरिश करने के लिए द लाइनिंग ऑफ यूटेरस क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांट होगा, जाइगोट से हम यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और ब्लड सप्लाई भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमें एम्ब्रियो को क्या करना है? नरिश करना है। इज दैट क्लियर? अगर जाइगोट रिसीव हो रहा है तो। सेकेंड, अभी इन्होंने ऐसा बोला है, इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म, अगर जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ तो हर मंथ में जो यहाँ पे यूटेरस में थिकनेस बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, दिस थिकनेस क्या हो जाएगा? पूरी तरह से स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन हो जाएगा और वजाइना में के थ्रू ब्लड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ब्लड एंड म्यूकस दोनों भी चीजें क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। यहाँ पे प्रेगनेंसी कैरी नहीं हुई है। ठीक है, क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट्स मीन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट, नो प्रेगनेंसी। तो यूटेरस की वॉल ब्रेक डाउन होके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ब्लड और म्यूकस निकल जाएगा। अगर जाइगोट बनेगा, दैट मीन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 को और करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन ए, लुक एट द लेबल फिगर ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर एंड राइट व्हाट हैपेंड टू द फॉलोइंग पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पार्ट्स में हमें इसके बारे में बताना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल एंड पेटल स्वील एंड फॉल ऑफ, निकल जाएंगे। ठीक है, देन स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी, इसमें क्या होने वाला है? स्टाइल स्टिग्मा ये भी फॉल ऑफ हो जाएगा और ओवरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट्स भी क्या हो गए? यहाँ पे फॉल ऑफ, शिबल निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? Next, come toward the question B. What is the germination? In the given figure of seed mark. ठीक है, हमें जर्मिनेशन के बारे में बताना है। जर्मिनेशन क्या है? ये इनिशियल स्टेज है जहां पे सीड की डेवलप हो रहा है सीडलिंग में, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन में। एक पर्टिकुलर कंडीशन में सीड से सीडलिंग डेवलप होने वाला है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, द पार्ट दैट फ्यूचर शूट कहाँ से आएगा? दिस इज, यहां से। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्ल्यूम्यूल। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? आपका शूट में। नेक्स्ट, द पार्ट दैट स्टोर फूड, किस में पोर्ट होता है स्टोर? कॉटिलेडॉन। ठीक है, किसमें हो रहा है? कॉटिलेडॉन। तो इसका आंसर क्या है? कॉटिलेडॉन। इज दैट क्लियर?
Next, question number 38, section E. This is the last section, and in that we have seen question number 38. In garden pea plant, height of stem is controlled by the pair of alleles. Only one of the parent trait appear in F1 generation and other trait remain hidden. The flower of tall plant 195 cm were self-pollinated. The height variation in the plant produced is shown in the chart below. अभी हमें यहाँ पे प्लांट में वेरिएशन शो किया है कि ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट अपीयर हो रहा है F1 जनरेशन में, बाकी सब हिडन ऐसा बोला है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें चार्ट को स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने. व्हाट इज अ जीन? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने हमें, जीन्स क्या है? जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. वी नो दैट ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ईच जीन exercise its function by synthesizing specific protein that is responsible for the expression of characteristic. एक specific protein पे genes काम करते हैं. Next, mention one difference between inherited traits and acquired traits. Inherited trait क्या होता है और acquired trait क्या होता है? Acquired trait ये पास नहीं होता है next generation. It not passed from one generation to another. Inherited traits are passed from the transmitted from parent to offspring. Acquired trait में any change in the genetic composition of organism does not alter this trait. And inherited trait, any change in the genetic composition of organism alter this trait. This is question number 38 and यहाँ पे आपका C क्वेश्चन आता है. Do offspring and their parent have a same trait? Justify. हो सकता है सेम ट्रेट. न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैसे होता है? सिमिलर होता है ऑफ देयर पेरेंट से. दे इनहेरिटेड जीन्स फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट. दोनों पेरेंट से उसमें क्या आते हैं? जीन्स आते हैं. द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होता है सेल डिवीजन के वक्त. ठीक है. ड्यू टू जिसमें जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो जिसके वजह से हमें यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं. वी नो दैट ऑफस्प्रिंग ये फ्यूजन होता है मम्मी एंड पापा का, जिसके वजह से हम उसमें वेरिएशन देखते हैं. सी को ऑप्शन दिया है. वाई आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ शोइंग हेरिडिटरी फीचर मोर. असेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल है जो ज्यादा से ज्यादा हेरिडिटरी फीचर शो करता है. क्यों? क्योंकि उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल है, जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते. माइटोटिक प्रोसेस से ये इन्वॉल्व होता है. माइटोटिक प्रोसेस वी नो दैट माइटोटिक डिवीजन. डैप्लॉइड से क्या बनता है? डैप्लॉइड डॉटर सेल. वी नो दैट डैप्लॉइड से क्या बनती है? डैप्लॉइड डॉटर सेल. ठीक है. The cell divides itself rapidly to form new individuals which are identical to their parent and have a no variation. जिसके कारण यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें डैप्लॉइड सेल मिल रहे हैं. दो पेरेंट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है. इट इज टोटली असेक्सुअल, यानी असेक्सुअल में दो पेरेंट फ्यूज नहीं होते, इसलिए हमें यहाँ पे हेरिडिटरी फीचर ज्यादा मिलते हैं और वेरिएशन कम मिलता है. Is that clear all of you? This is your set A of science, जहां पे हमने बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. थैंक यू.